कई बार मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मैं बीइंग अ डॉक्टर भी आपको बता रहा हूँ, हम पानी के इंजेक्शन भी लगाते हैं। लोग जब सर्जरी की बात करते हैं या आती है बात, तो लोग डरते बहुत है सर्जरी को लेके। सर, ये डर किस बात का होता है? सर्जरी के लिए डरता इंसान इसलिए है कि पता नहीं क्या ब्लड लॉस हो जाएगा, मेरे को कमजोरियाँ आ जाएंगी और चीरा लग जाएगा तो मेरा एक अंग वहीन में हो जाऊंगा, कोई अंग मेरा निकाल लिया जाएगा। देखिए, मैं भी अब अपनी सर्जरी करवाने जाऊंगा तो, या दांत का ट्रीटमेंट ही कराने जाता हूँ तो डर तो लगता ही है। और सर, लोग ये समझते हैं कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है ये आसान होती है। आज की डेट में 15 मिनट में लेप्रोस्कोपी होती है। मैं हमारा अपना मैं कहूँगा कि जो स्पीड इतनी भगवान ने कि उससे हो गई है कि विदिन 3 मिनट्स या 4 मिनट्स के में अंदर हम सर्जरी कर देते हैं। आपकी मेडिकल साइंस करियर में, सर्जन करियर में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आया हो कि आपको लगा कि ये केस हाथ से निकल गया? ऐसे तो बहुत सारे केसेस होंगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऐसे निकले हैं। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में तो मतलब कि हर तरीके के केसेस ऐसे हुए हैं। तो मुझे अभी तक याद है, मैं गांव में पोस्टेड था एक, तो वहाँ पे एक पेशेंट थी, उसको हाइड्रोकेफलस था। हाइड्रोकेफलस मतलब ब्रेन के अंदर पानी बहुत भरा हुआ था उसके। अच्छा। तो ब्रेन में पानी भर गया, उसके बाद प्रेशर इतना ही हो गया तो हड्डी और उस पानी के बीच में जो ब्रेन है वो सिकुड़ गया प्रेशर की वजह से। अब और उसके चारों के चारों लिम्स जो हैं वो पैरालाइज थे। तो उसको हमने कहा, डायग्नोसिस बना कि हाइड्रोकेफलस है, इसको हाइड्रोकेफलस बोलते हैं उसको। तो समय से उसको शंट की सर्जरी होना था। मतलब ये था कि शंट डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। बट छोटी छोटी चीज़ों पे दवाइयाँ लेना, आप कितना इस चीज़ को एग्री कर रहे हो? चटमंगनी पटव्या वाली बात होगी ना, कि कुछ हुआ, चलिए इंजेक्शन भी ले लेते हैं लोग। हाँ, लेते हैं सर। हमारे पास ऐसे आते हैं लोग, जी भी इंजेक्शन दे दीजिए आप फटाफट। अभी यार आपको ज़रूरत है नहीं। कुछ तो ऐसे आते हैं लोग कि कहेंगे जी ग्लूकोज लगा दीजिए जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं सोलन के जाने माने सर्जन और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर संजय अग्रवाल, जो बीते कई सालों से सोलन में साई संजीवनी नाम से हॉस्पिटल चला रहे हैं। और एक डॉक्टर होने के साथ साथ ही बहुत ही अच्छे ये इंसान भी है। जब भी इनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, अपनी बातों से बड़ा ये हमें मोटिवेट करते हैं। अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में बड़ी सारी बातें इन्होंने इस पॉडकास्ट में हमारे साथ साझा की है, आप भी सुनिए। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये उन शख्सियत के ऊपर है जो करीब 70,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। सर, 70,000 ऑपरेशन आपने किए हैं, इतने तो मैं अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी में लोगों से नहीं मिला हूँ। जब हर एक ऑपरेशन आपके पास आता है, कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो माइंडसेट किस तरह का रहता है? 70,000 आपने जो संख्या हमने गिनाई है आपको, 70,000 से कुछ अधिक ही हुए होंगे। अच्छा। परंतु 70,000 का मतलब ये है कि आई हैव बीन कनेक्टेड टू दोज 70,000 पीपल। 70,000 जिंदगियों के साथ मैं कहूँगा मैंने खेल खेला है जी। या भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनका कुछ उनकी तकलीफ का निदान कर सकूं या उनके साथ कुछ ऐसा कर सकूं जो कि वो मुझे हमेशा याद रखेंगे। जी जी। तो अब मान कर मैं ये मानता हूँ ज़रूर, जब मैं रात को सोता हूँ भगवान का धन्यवाद करता हूँ, बाबा जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस शख्स के लिए या इस महिला के लिए, इस इंसान के लिए या बच्चे के लिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी इसका कुछ मदद करने के लिए या ऑपरेशन करने के लिए या इलाज करने के लिए, तो ये मुझे ताउम्र याद रखे। जी जी। और एक पॉजिटिव वे में मुझे याद रखे। जी। दैट्स द मेन थिंग। हम जिंदगी में आते हैं यहाँ पर और एक कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ जब यहाँ से जाएंगे कुछ साथ लेकर जाएं। तो कुछ ऐसी चीज़ें याद लेकर जाना चाहिए आपको कि लोग मुझे याद रखते हैं। तो कहीं छाप तो छोड़ दी ना उन 70,000 के ऊपर। बिल्कुल। तो लगता है बहुत अच्छा है, परंतु बहुत आश्चर्य भी होता है कि ये मेरा सफ़र जो है इतना लंबा खिंच चुका है कि इतने ज़्यादा लोग मैं उनके ऊपर मैं अपनी चाकू चला चुका हूँ। तो वो सब करने के लिए आपने कहा माइंडसेट मतलब जब शुरुआती समय था तब तो ऐसा लगता था कि मुझे ऑपरेशन करने के लिए बहुत दिक्कत आती है या मुझे स्ट्रेस फील होता था या ऐसा लगता है कि मुझे आज कुछ करना है तो मुझे सुबह से ही एक टेंशन हो जाती थी कि आज मुझे ऑपरेशन करना है। परंतु आज ऐसा लगता है कि राइट लेफ्ट सेंटर, जैसे अभी और पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे आमंत्रण भी दिया, आया भी हूँ, तो इसके बाद भी जाकर मुझे सर्जरी करनी है। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है जैसे ड्राइवर होता है
उसे गाड़ी चलानी है, उसे मालूम नहीं होता मुझे अभी दिल्ली के लिए समन किया जाएगा या कहीं मुझे जाना है, तो अब ऐसा लगता नहीं है कि हाँ, ये लगता है कि हाथ चलेगा, बिल्कुल। तो भगवान अपने आप ही चलाएंगे और भगवान ही वर्क्स थ्रू मी, हाँ तो अपने आप ही काम करेंगे। हाँ, ज़रूर मुझे सोचना पड़ता है, थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है कि हाँ, इस शख्स का आज ऑपरेशन है, तो उसके लिए मुझे प्री ऑपरेटिव तैयारी करना है, मुझे करना है। या अब ऐसा नहीं होता कि मुझे 3 दिन बाद कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए मुझे अभी से सोचना पड़ जाता है, नहीं, पहले ही ऐसा होता था। पहले तो अब जो स्टेटस है वो ऐसा लग गया, इट्स बिकम अ रूटीन थिंग। रूटीन। बट हाँ, कोई स्पेशल केसेस होते हैं या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लगता है मुझे कि आज कुछ अधिक जिसमें मुझे तैयारी करनी है या टेंशन होनी है या बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी या इसको कुछ हो सकता है, कुछ साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तब हाँ, ज़रूर ऐसा लगता है कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करके जाता हूँ कि भगवान आज ये मेरा आपका ऑपरेशन है, आपके हाथों होना चाहिए और ये सफल होना चाहिए। जी सर, डॉक्टर्स भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और इंसान भगवान और डॉक्टर्स दोनों से ही प्रार्थना करते हैं। जब इंसान मंदिर में जाता है तो मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, उन्हें यकीन होता है कि भगवान हमें संभाल लेंगे। वैसे ही जब मुसीबत में कोई इंसान होता है, बीमारी में वो घिरा होता है, डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है डॉक्टर हमें बचा लेगा। तो भगवान और डॉक्टर के बीच का जो कंपैरिजन ये लोग करते हैं, ये डॉक्टर्स के लिए कितना सुकून भरा होता है। सुकून तो मिलता ही है जब एक इंसान आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, आपको एक भगवान की प्रतिमूर्ति या भगवान के मूर्त रूप में आपको देख रहे हैं कि जैसे भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे आज बचा लीजिए, सेव मी लॉर्ड, बिल्कुल उसी तरह डॉक्टर के पास आता है कि सेव मी द डॉक्टर। तो डॉक्टर और भगवान, वो शब्द जो है वो चेंज हो जाता है वहाँ पर। हाँ, हैवान नहीं बनना चाहिए डॉक्टर को, ये है कि उसे भगवान, अगर यदि आपको मरीज आपको भगवान मान रहा है तो ही शुड प्रूव टू इट। जी। उसको प्रूव जो है उसको करना चाहिए कि हाँ, मैं 100% नहीं तो एक एटलीस्ट 1% तो भगवान की तरह मैं बिहेव करूं। भगवान जैसे होता है कि हमेशा ही भगवान कंपैशनेट होता है, भगवान हमेशा एम्पैथेटिक होता है, भगवान हमेशा आपका अच्छा ही करना चाहता है। मैं कहता हूँ भगवान ने कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचा होगा कि इसका मैंने बुरा करना है। जी। तो भगवान राम को ले लीजिए, कृष्ण भगवान को ले लीजिए, भगवान साईं बाबा को ले लीजिए, सभी ने आज तक इस दुनिया के लिए अच्छा ही करने की सोची है। तो दुनिया क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए सब हैं। तो वो अपने इस क्रिएशन को अच्छा ही करना चाहते हैं। तो डॉक्टर भी उसी क्रिएशन को एक मेंड जिसको कहते हैं, मूची होता है, वो जूते सिलता है या नाई होता है या बाल काटता है, संवारता है किसी को, उसी प्रकार से हमें भी दायित्व दिया गया है कि हमें भी उस क्रिएशन को, जो भगवान की क्रिएशन है, उसे संजो कर यहाँ पे रखना है, उसे बनाकर यहाँ पे रखना है। इसीलिए भगवान ने हमें चूज़ किया हुआ है। बिल्कुल। तो सर, भगवान का आपने जिक्र किया और जितनी भी बार आपसे मिलना होता है, आपसे मिलते हैं, बातचीत आपसे करते हैं, भगवान में बहुत आपकी श्रद्धा है, श्री सत्य साईं जी में बड़ी आपकी श्रद्धा है। और आपने एक वाक़या शेयर किया था हमारे साथ कि 1974-1975 के आसपास श्री सत्य साईं शिमला सोलन आए थे। आप उस टाइम स्कूल में थे। जब आप उनसे मिले तो आपका माइंडसेट कैसे बदला, या मतलब आपके दिमाग में क्या छाप छोड़ी उन्होंने उस वक्त? सही कहा आपने, 1975 में भगवान सोलन आए थे जी। यहाँ ठोडो ग्राउंड है पास में ही, वहाँ पर भगवान ने दर्शन देने थे। और मुझे याद है, हमारी मम्मी जो है, हमें स्कूल से, सेंट ल्यू स्कूल में पढ़ता था मैं, तो वहाँ से आफ्टरनून से पहले ही हमें वहाँ से लेके आ गए थे। स्कूल ड्रेस में ही थे हम, और छोटे से, आई थिंक मस्ट बी इन फर्स्ट क्लासेस, हाँ फर्स्ट क्लास में होगा। तो उस समय हमें लेकर आ गए और मैं पहली दूसरी फिर इसमें लाइन में बैठा था। भगवान थोड़ा लेट हो गए आने के लिए, तो वो आए। तो उस समय भजन चला हुआ था, प्रेम मुदित मन से कहो, तो भगवान ने गाया, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। तो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, तो भगवान कह रहे थे। और वो यही भजन जो है मुझे लेकर जो है, उन्होंने कहा, जैसे कहा ना प्रेम मुदित, मतलब कि आप विद लव, विद कंपैशन, वो बात ही वहाँ प्रेम से करते थे। भगवान ने तब से और आज तक यह प्रेम की भाषा सिखाई है। और प्रेम को ही हमारे अंदर जो है, वो इनर सेल्फ के अंदर जो है, इनेट हमारे उसमें जो है ग्रहित कर दिया है, बिल्कुल अंदर डाल दिया है। मैं कहूँगा इट्स बिकम अ होम फॉर मी। तो वो भगवान ने वहाँ शुरू किया। और भगवान जब नीचे ऊपर स्टेज पे थे, छोटा स्टेज बना हुआ था, वो ज़माना था, तो मेरे अभी तक याद है कि भगवान स्टेज से नीचे उतर के आए और पास में मेरे खड़े हुए थे, काफ़ी लोगों से बात कर रहे थे, बड़े महानुभाव थे वहाँ पर, बड़े बड़े लोग होंगे, परंतु मैं जैसे खड़ा हो गया, शॉर्ट हाइट होगा, 2.5-3 फुट के वहाँ पर रहे होंगे, तो भगवान का हाथ जो है मेरे सिर के ऊपर आ। तो वो हाथ जो है वो 2-3 मिनट तक मेरे सिर के ऊपर रहा। 2-3 मिनट मतलब बहुत बड़ी बात है, 2-3 मिनट भगवान का हाथ आपके सिर पे रहना। और भगवान बात कर रहे थे, कुछ कुछ कह रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, गाल पे हाथ फेरा और उसके बाद निकल गए भगवान।
पर उसके बाद मुझे अभी तक याद है कि जब हम मेला सा लगा हुआ था तो वहाँ से एक फोटोग्राफ भगवान की खरीदी वहाँ से, और शिरडी बाबा की फ़ोटो मैंने खरीदी, घर में स्थापित की वहाँ जाकर। तो स्थापित की तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरेकल्स में मैं विश्वास करता था उस समय पर, अभी आजकल मैं करता हूँ ज़रूर, क्योंकि हमारे हाथों भी मेरेकल हो जाते हैं। जी जी तो दोज मेरेकल हैपेंड एंड सम मेरेकल हैपेंड, मैं बाद में शेयर करूँगा आपसे कभी। जी जी। तो वो सब हुआ वहाँ पर, तो वो आई थिंक मेरी जो झुकाव है भगवान की तरफ वहीं से शुरू हो गया। और वो होते 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 ही गाइडेड मी थ्रू माई लाइफ। मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं था, तो मुझे प्रेरणा यही मिली कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की हेल्प कैसे करना है। ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो हम हमेशा जब मैं स्कूल की तरफ जाता था तो मेरा एक झुकाव रहता था कि उस हॉस्पिटल के सामने मैं झुक के जाता था, क्या बात है। बाव करके जाता था कि यही मेरा मंदिर है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे लगता था कि हॉस्पिटल में ही अगर मैं उसको एक मंदिर की तरह मानूंगा तो हो सकता है मुझे बाद में डॉक्टरी करने का मौका मिल जाए या मैं सिलेक्शन हो जाए। तो वही हुआ, वी गॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट टाइम। उसके बाद चलते गए, जो सफ़र है वो चलता गया, और आज हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे पहुँच गए। बहुत अच्छा सर, बेहतरीन कार्य आप सोलन में कर रहे हैं मेडिकल साइंस के फील्ड में। तो मतलब उसी वक्त जब सत्य साईं जी से आप मिले तो माइंड में आपकी ये बात हो गई थी कि मुझे मेडिकल साइंस में ही जाना है और एक स्पेशलिस्ट सर्जन ही बनना है? जी, उसी समय ऐसा लगा कि फैमिली में कोई डॉक्टर था ही नहीं, परंतु प्रेरणा स्रोत ऐसा कोई था नहीं कि भी हाँ आपको डॉक्टर बनना है। पर हाँ डॉक्टरी करना मुझे अभी तक याद है। जब हम 8th या 9th क्लास में थे तो वो होता है ना, आजकल तो वो अलाउड नहीं है, मेंढक को काटने को सिखाते थे। मेंढक के अंदर दिखाते थे कि ऑर्गन्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो बच्चा लोग काफ़ी डर रहे थे, बच्चे लोग वहाँ से भाग रहे थे। तो मैं अपने टीचर के साथ, मुझे अभी तक याद है, गुप्ता सर हमारे होते थे बायो के टीचर, जी जी एंड ही वाज कटिंग इट एंड पिनिंग इट द बॉडी ऑफ द जो फ्रॉग था, तो कर रहे थे और हमें दिखा रहे थे। तो मुझे अभी तक याद है कि मैं ही सबसे आगे बढ़कर जो है सबसे अंदर घुसकर उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था कि इस मेंढक के अंदर है क्या, उसके ऑर्गन्स क्या है, स्टमक क्या है, इंटेस्टाइन्स क्या है, हार्ट क्या है, वो सब देखने की चेष्टा। ऐसा लग रहा था कि मैं आज, और इतना अच्छा लगा उसके बाद कि उसी दिन मैं डॉक्टर बन गया था 9th क्लास में, ऐसा लग रहा था। क्या बात है सर। और ये कॉन्फिडेंस आज तक आपके अंदर झलकता है। 70,000 से ज़्यादा ऑपरेशन करना, ये अपने आप में उपलब्धि है सर। तो अपने आप में जब लगता है कि मैं पेशेंट को रिससिटेट करना होता है, जैसे एक पेशेंट को डेथ बेड पे हो या कुछ हो तो वो कार्डियक मसाज करते हैं ना, तो मुझे अभी तक याद है 2 या 3 बार मैं कर चुका हूँ ओपन कार्डियक मसाज भी। ओपन कार्डियक मसाज में तो होता है आपने चेस्ट खोली, जैसे हनुमान जी खोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो दिखाते हैं रामचंद्र जी को अपने अंदर से। तो वैसे ही खोलना पड़ता है। मैं ओपन कार्डियक मसाज के लिए खोला और हार्ट को हाथ में लिया और पंप इट, और उसमें से 3 में से एक बार बंदा रिवाइव हुआ, गॉट रिवाइव्ड, एंड इट वाज हमारे लिए एक चैलेंज था और एक मतलब कि इनाम मिला हमें कि वो बंदा आज तक वो ही इज अलाइव, एंड आपको हमें दुआएं देता है कि उस समय हम वो कर पाए जो जरूरत थी उस वक्त। सर बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने वाकया शेयर किया कि पूरे इंसान की आप एक बॉडी खोल देते हो, फिर मसाज भी करते हो और वो इंसान अब भी सर्वाइव कर रहा है। तभी शायद डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। और सत्य साईं जी की बात थोड़ा और आपके साथ में आगे करना चाहूँगा। एक वाकया आपने शेयर किया था हमारे साथ कि आप उनके दर्शनों के लिए जा रहे थे, बीच में कोई इंसिडेंस हुआ, तो जब आप वहाँ पहुँचे बाबा जी के दर्शनों के लिए तो बाबा जी ने सबसे पहले यही आपसे पूछा कि आप ठीक हैं? क्या थी वो कहानी? समय मेरे ख्याल से 1999 का है, नहीं तो सन 2000 का है जी। मैं था, मेरे वाइफ, हम दोनों एयरपोर्ट से बेंगलोर से पुट्टपर्ती का रास्ता जो है करीबन 2.5-3 घंटे का है। जी जी। तो बेंगलोर एयरपोर्ट से हम निकलते हैं तो एक ओमनी वैन थी, वो ओमनी वैन में हम दोनों सवार थे। बेटा जैसा भी हमारा एक बेटा था छोटा सा, उसको लेकर हम जा रहे थे। तो वो फर्स्ट टाइम जा रहा था, उसको लेकर जा रहे थे बाबा जी के पास। तो आगे जो पुट्टपर्ती से पहले करीबन कुछ, अब तो खैर काफ़ी चेंज हो गया सब कुछ, रेलवे लाइन क्रॉस करती थी, क्रॉसिंग थी एक, उसको क्रॉस करना होता था उस गाड़ी को जी। तो वो बहुत फास्ट चला हुआ था, बहुत ज़्यादा फास्ट था। तो जैसे भी हुआ आगे गाड़ी आई, उससे ब्रेक लगाई और हमारी वैन जो है पूरा जैसे हिमाचल में तो खाई बोलते हैं, तो वहाँ पे भी खाई थी। वो करीबन 50 मीटर नीचे जाके वो चलती गई। हमने कहा अब तो आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, हम बचेंगे, अब तो ख़त्म हो गया संसार, ठीक है। एकदम से अभी भी कंपन हो रहा है मुझे वो देखते सोचते हुए, दैट एक्सीडेंट विच हैपेंड। एंड वो नीचे गया और बिल्कुल राउंड करके
ना जाने क्या हुआ, कुछ मेरिकल हैपेंड, कुछ आवाज़ आई, बहुत जोर के धमाड़ की आवाज़ आई, और वो वापस उसी रास्ते ऊपर आके रोड पे आके ड्राइव खड़ी। करते करते ड्राइवर और ऊपर आके बोलता है सॉरी सर। साई राम उसने बोला, सॉरी बोला, और हम बिल्कुल स्टन थे, स्टन मतलब स्टन, बिल्कुल वो रह गए, स्तब्ध थे हम। और वो गाड़ी जो है हमारी, उसके अगले आधे घंटे में हमें पुट्टापट्टी पहुंच जाना था, पहुंचे, और हम बिल्कुल स्टन थे, मतलब कि सुनते कि हुआ क्या, कैसे हुआ और बचे कैसे हम, कुछ नहीं पता था। वहाँ जाके रुक गए। शाम को दर्शन थे, दर्शन मतलब बाबा जी दर्शन देने आते थे 4 बजे तक, तो बहुत खचाखच भरा होता है वहाँ पे। आपका जब भी जाएंगे आप सब, तो वहाँ पे बाबा जी दर्शन देने आते थे। तो हमारे को बाई चांस ये सेकेंड रो मिला हमें, तो हम बैठे हुए थे वहाँ पे, मैं बैठा हुआ था। तो बाबा वहाँ पर आए, बाबा ने पूछा, बाबा ने आए, सब ठीक है, ही सेड, मतलब लिटरली उन्होंने कहा, सब ठीक है। मैं कहा, अब आंखों में मेरे आंसू थे, और कि ही कैसे, इस इंसान को, इंसान अगर मैं बोलूँ उनको इंसान, तो इन्हें कैसे मालूम है कि मैं सब ठीक है और क्यों पूछ रहे हैं। और बिल्कुल सेम उसी टाइम पर हमारे घर में, यहाँ पर मेरे मदर, रात को, हम उस समय मोबाइल नहीं होते थे, तो फ़ोन जब हमने रात को किया तो मदर ने बोला कि आज एक महात्मा यहाँ पे आए थे, उनने बताया कि आपके बच्चों को आज जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और उससे बाबा जी ने आपको बचा लिया। मतलब मदर वॉज ऑल्सो स्टैंड यहाँ पर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या न्यू बिफोर हैंड कि क्या क्या हुआ। परंतु बाबा जी ने देखिए, मतलब बाबा जी ने वहाँ पे ये रखा कि आप बचे कैसे, और कैसे, हाउ यू गेट सेव फ्रॉम दिस ऑल, कि आपका जीवन रक्षक जो है वो खुद वही है। शायद वो समय हमारा आ गया था, या लिखा हुआ था कि ये होना है नियति में, परंतु वो हुआ नहीं, और वो उन्होंने सेव किया। और ऐसे ही इंस्टेंसेस बहुत हैं, जब बाबा ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष नहीं पूछते हैं, तो प्रत्यक्ष ना भी पहुंच के आपको ड्रीम में पूछ लेंगे। आपको एहसास हो जाएगा कि भगवान आपको पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं। मतलब मेनी टाइम्स ऑपरेशन करते हुए भी ऐसे बहुत बार पूछ लेते हैं कि हाँ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होता पूछ लेते हैं। तो विश्वास है, विश्वास है, मेरा अपना विश्वास उनके प्रति। मैं कहता हूँ कि मेरा जो कुछ भी है, या जो कुछ मैं करता हूँ, या जैसे भी जो कुछ घटता है मेरे साथ, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटना घट रही है, वो सब नियति उन्होंने ही लिखी हुई है। सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, सब कुछ A to Z। मैं कहता हूँ 1 to लेके 100 तक मेरा जीवन जो है उन्होंने स्क्रिप्ट किया हुआ है। जी बिल्कुल सर। और जो वाकया आपने शेयर किया, ये थोड़ा ऐसे ही लगेगा शायद सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि कोई स्क्रिप्टेड हो, लेकिन कोई इंसान अपने बारे में इतनी बड़ी झूठ बात तो नहीं बोलेगा। और भगवान जी के ऊपर आपकी इतनी श्रद्धा है, श्री सत्य साईं जी के ऊपर इतनी श्रद्धा है, वो बिल्कुल झलकती भी है। अब थोड़ा सर स्विच करते हैं, आपके मेडिकल प्रोफेशन की ओर चलते हैं, क्योंकि आप सर्जन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। सबसे पहले लोग जब सर्जरी की बात करते हैं या आती है बात, तो लोग डरते बहुत है सर्जरी को लेके। सर ये डर किस बात का होता है? देखिए, मैं भी अब अपनी सर्जरी करवाने जाऊंगा तो, या दांत का ट्रीटमेंट ही कराने जाता हूँ, तो डर तो लगता ही है। कुछ भी डर, अगर आप इफ्स एंड बट्स देखें, किसी भी चीज़ के नफ़ा नुकसान देखें, या कुछ भी होता है, तो सर्जरी में पहले ज़माने में तो कहा ही जाता था कि सर्जरी कराने जा रहे हो तो एक नया जीवन मिलने वाला है। बिल्कुल। अब क्या है, सर्जरी हैज बिकम सो मच एडवांस्ड एंड सो मच इजी, मैं कहूँगा इजी फॉर सर्जन, कि वो ऐसा लगता है कि आज गए, अब तो पेशेंट ये पूछता है छुट्टी शाम को हो जाएगी कि नहीं, हाँ, कल तक छुट्टी हो जाएगी कि नहीं। पहले ज़माने में क्या होता था, एक गॉल ब्लैडर सर्जरी भी कराना है, जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह, तो उसमें होता था कि पेशेंट का आज ऑपरेट हुआ, 3 दिन बाद उसको पट्टियाँ वुट्टियाँ होएंगी, फिर हफ्ते बाद स्टिचेस खुलेंगे, फिर चीरा लग जाता था, बहुत कुछ हो जाता था। एंड पेशेंट यूज टू लाइक लिंगर ऑन फॉर 1 महीने, 2 महीने तक, 3 महीने तक उसकी सेवा होती थी घर में, सब कुछ उसी हिसाब से। देखो ना, आप डिलीवरी भी होती है लेडीज़ की, तो गवर्नमेंट ने खुद बनाया हुआ 42 डेज की लीव मिलना है, 3 महीने की लीव मिलना है, वो सब कुछ उसी पुराने अभी हिसाब किताब से चला हुआ है। परंतु इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ कि अब जरूरत ही नहीं होती कि वो 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने की छुट्टियां मिलनी चाहिए या लीव मिलना चाहिए। वही चीज़ इसमें है। सर्जरी के लिए डरता इंसान इसलिए है कि पता नहीं क्या ब्लड लॉस हो जाएगा, मेरे कोई कमजोरियां आ जाएंगी और चीरा लग जाएगा, तो मेरा एक अंग वहीन में हो जाऊंगा, कोई अंग मेरा निकाल लिया जाएगा, कुछ भी अंग ही है ना, मुझे जैसे गॉल ब्लैडर निकाल दिया, या अपेंडिक्स निकाल दिया, या कुछ भी पार्ट ऑफ लंग निकाल दिया, या लिवर निकाल दिया, तो वो लगता तो है ही कि मेरा अंग निकाल दिया गया है। परंतु वो एक इन्नेट अंदर से ही एक डर सा होता है बंदे के कि ना जाने मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो वो सर्जरी का डर तो होता ही है। जी। और मैं बेहोश कर देंगे, मैं वापस भी आऊंगा कि नहीं, सबसे बड़ा डर तो यही होता है। सबसे बड़ा डर ये होता है। अच्छा सर, गॉल ब्लैडर का जिक्र आपने किया, एक्चुअली 2010 में मेरा भी ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का।
हादसे हुआ था, जो आपने तरीका बताया वही रहा। पूरे 22 दिन बाद मुझे छुट्टी मिली थी हॉस्पिटल से। अभी तो ये चीज़ें बिल्कुल रेयर हो गई है कि 3 दिन में जी। आपको छुट्टी दे देते हैं। और डॉक्टर्स ये बोलते थे कि आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, तो हो सकता है कि आपको कुछ अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो, लाइक आपको हैवी चीज़ें नहीं पचेगी, मे बी आपकी बॉडी ना बने, आप जिस तरह से आप आगे ग्रो ना करो फिजिकल वाइज। तो इस पे आपकी थोड़ी मैं राय लेना चाहूँगा। देखिए, जैसे गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं, तो खाली गॉल ब्लैडर की बात करूंगा तो गॉल ब्लैडर, हाँ, एक चीज़ होती है कि जैसे गॉल ब्लैडर निकाल दिया, हाँ वो तो निकल गया। किसी कारण से निकला है, वो जब हम स्टोन्स अंदर थे भी तब भी वो काम नहीं कर रहा था। जी 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 जी, आप मान के चलिए, बिल्कुल। मान लीजिए आपको 2 साल से स्टोन है, 3 साल से स्टोन है, 1 साल से स्टोन है, तो तब से वो काम करना अपना बंद कर दिया उसने। अब जब वो काम करने की कोशिश करता है तो पेन होती है, काम करने की कोशिश करता है तो आपको बदहजमी होती है या डिस्पेप्सिया होता है, इसको बोलते हैं, उल्टियाँ, ये वो आता है। परंतु निकालने के बाद भी कुछ समय के लिए एक फीडिंग हैबिट्स जो हैं अपने, वो आपको बता दिया जाता है डॉक्टर द्वारा कैसे खाना है, थोड़े दिन के लिए, महीने 2 महीने के लिए, कि आपको हाँ खाली पेट नहीं रहना है, ये चीज़ें नहीं खाना है, तला नहीं खाना है, थोड़े दिन के लिए परहेज रहता है। आई थिंक उसके बाद ऐसे आपका भी अब नॉर्मल ही हो सब कुछ, तो वो नॉर्मल ही हो जाता है। नॉर्मल हर एक, जब हम निदान किसी चीज़ का कर रहे हैं, किसी बीमारी का, तो कुछ अगर चेंज कर भी रहे हैं आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कहेंगे या ऑर्गन्स में कुछ कह रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं, तो चेंज इज मेंट फॉर अ गुड, अच्छाई के लिए है। और वो ऐसा नहीं है, हाँ ज़रूर ये है कि कैंसर है किसी का या बहुत बड़ा मैं सर्जरी कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, कुछ ऑर्गन निकाल दिया, उसकी कमी तो रहेगी। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि इंटेस्टाइन निकाल दी पूरी तो आप नॉर्मल रहेंगे, नहीं। हाँ, ये है कि उससे आपका आगे वाला जीवन जो है वो कितना लंबा हो जाता है, कितना, मैं कहूँगा मॉर्बिडिटी खत्म हो जाती है। मॉर्बिडिटी मतलब जो तकलीफें आपको सहनी थी वो खत्म हो जाती हैं, वो सब उसके लिए हम सर्जरी करते हैं। जी। और सर, लोग ये समझते हैं कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है ये आसान होती है क्योंकि इसमें चीर काट कम होती है, टांके कम लगते हैं। असल में ये सर्जरी कितनी टफ होती है डॉक्टर के लिए? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल मैं कहूँगा इट्स नॉट लेटेस्ट, नहीं कहूँगा, अब तो बहुत पुरानी हो गई है। अब जब हम सीखने गए थे 2002 में 3 में सर गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो सबसे पहले वहाँ ट्रेनिंग होनी शुरू हुई। वहाँ पे बहुत लंबी फहरिस्त दी गई कि इन केसेस में लेप्रोस्कोपी नहीं करना है आपको, इसमें करना है, वो पूरा वो बताया गया था। उस समय में हमारे माननीय राष्ट्रपति थे, उनकी सर्जरी हमारे समय में हुई थी, लेप्रोस्कोपी हुई, और लेप्रोस्कोपी 3 घंटे चली उनकी। अच्छा। आज की डेट में 15 मिनट में लेप्रोस्कोपी होती है। मैं हमारा अपना, मैं कहूँगा कि जो स्पीड इतनी भगवान ने के उससे हो गई है कि विदिन 3 मिनट्स या 4 मिनट्स के में अंदर हम सर्जरी कर देते हैं। अच्छा। मतलब स्टिच कट से लेके और गॉल ब्लैडर निकालने तक, स्टिच लगाने तक 15 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं कई बार। जो बिल्कुल आसान केस होगा, हाँ जटिल केस में थोड़ा समय लगता है ज़रूर है, और लगना भी चाहिए, आराम से करना चाहिए, परंतु नॉर्मली इतना लगता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड इन एक्सपीरियंस हैंड्स, इट्स अ वेरी इजी सर्जरी। हाँ, नए जो होते हैं, नए एक स्किल डेवलप करने के लिए टाइम तो होता है, टाइम लाइन तो होता है ना। तो देयर इज ऑलवेज अ, मैं कहूँगा एक पीरियड होता है जिसको स्टॉप गैप पीरियड कहते हैं या एक लर्निंग पीरियड कहते हैं। वो लर्निंग पीरियड के दौरान जो है इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आपका हल्का सा भी हाथ इधर का उधर हुआ, मेजर कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमसे नहीं हुई होंगी, हमसे भी हुई होती है, लर्निंग फेज में भी होती है, और जटिल केस होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल केस होता है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, अभी तक हो जाती हैं। सर्जन जो कहता है ना कि मेरे हाथ से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है कभी, कहता है ना कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, निजी जीवन में भी कह लो कि आप कहें कि मेरे से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ड्राइवर कहते मेरे से कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या उसने कभी सर्जरी की नहीं है। मतलब ये कहूँगा, या तो वो झूठ भी बोल रहा है या वो ड्राइविंग करता ही नहीं है। तो सर्जरी कह लो या कोई निजी जीवन में कुछ भी आप चैलेंजिंग काम करते हो, तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, और तैयार हैं तो आप झूठ नहीं कभी बोलेंगे कि हाँ मुझसे कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। बिल्कुल सर। अच्छा, ये एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? सी, एंडोस्कोपी लेप्रोस्कोपी सब इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, यूज सब में एंडोस्कोप ही होते हैं। एंडोस्कोप मतलब होता है एक ऐसा, जैसे आपके कैमराज हैं, ये सब ऑडियो विजुअल, ये ऑडियो विजुअल है, उसमें ऑडियो नहीं है, उसमें भी ऑडियो होता है पर वो अलग तरीके से होता है, बट इट्स अ मेनली अ विजुअल गैजेट। एंडोस्कोपी में भी
इट्स बेसिकली मैकेनिज्म विच इज डीलिंग विद लेंसेज। एक लेंस ऐसे लगा, एक ऐसे लगा, टेक्निकली नहीं बता पाऊंगा। तो उससे क्या है, अंदर रोशनी डाल के पेट के अंदर आपके, या चेस्ट के अंदर डाल के, या ब्रेन के अंदर डाल के, या स्पाइन के अंदर डाल के, उसमें डाल के आपको विजुअलाइज कर रहे हैं अंदर की चीजें। और उसी में स्मॉल होल्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो सर्जरी, जिसको बोलते हैं ना, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं। तो ये मिनिमल इन्वेजिव में कि बहुत छोटी जगह पे, जैसे मान लीजिए गॉल ब्लैडर का या अपेंडिसाइटिस या कोई भी पेट की सर्जरी कर रहे हैं, तो 2 होल्स करते हैं, वो 2 या 3 होल्स कर देते हैं। उन होल्स में अंदर जाएंगे, एक होल में से कैमरा जाएगा, जैसे आपका ये क्या वाला कैमरा है, उसी तरीके से वो कैमरा लंबा सा होगा, वो अंदर पेट के अंदर जाएगा, और उसके साथ साथ दूसरी 2 होल से हम अब सर्जरी करेंगे। दैट इज लैप्रोस्कोपी। बट एंडोस्कोपी मतलब है समथिंग वी आर डायग्नोस्टिक, बेसिकली जैसे मुंह से आप एंडोस्कोप डाल रहे हैं, तो एंडोस्कोपी आपको ये एंडोस्कोपी बोल दिया, स्टमक में देख रहे हैं, इंटेस्टाइन में देख रहे हैं, पेट के अंदर भी देख रहे हैं, तो इट्स ऑल एंडोस्कोपी, इट्स ऑल रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। सर, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। पहले ऑपरेशन हाथ से होते थे, फिर लैप्रोस्कोपी आई, अब टाइम जो है वो सर्जरी से रोबोट से होती है, रोबोटिक सर्जरीज अब आ रही है। तो ये डॉक्टर्स के लिए इजी है या पेशेंट के लिए इजी हो रहा है प्रोसेस? ये सब कुछ ना प्रिसीजन है। अब प्रिसीजन जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेसी। जैसे वो अर्जुन ने तीर मारा था, आंख में मारना है उसकी, है ना, मछली की आंख में मारना है, दैट इज प्रिसीजन। वो प्रिसीजन कैसे आएगा? हर एक को नहीं मार पा रहा है, हर एक तो नहीं जीत पाया उस चैलेंज को। वही प्रिसीजन यहाँ पे है। अब पेशेंट तो अंदर देखा नहीं ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा है, या अटेंडेंट ने भी नहीं देखा, उनके रिश्तेदारों ने भी देखा अंदर क्या हो रहा है। डॉक्टर जो मर्जी बोल दे, हाँ जी मैंने बिल्कुल बढ़िया कर दिया है, एवरीथिंग इज वेरी फाइन, बहुत परफेक्ट हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को झुठला रहा होता है। बिल्कुल, मैंने कितना प्रिसीजन से किया कि नहीं किया। हाँ, रिजल्ट ठीक है, मिल गया, पेशेंट ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, परंतु उतना प्रिसीजन अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पहले आया लेप्रोस्कोपी, उससे बिल्कुल मिनिमल इन्वेजिव हो गया, पेशेंट अगले दिन खड़ा है, अगले दिन छुट्टी को तैयार है, सब कुछ, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 2 टांके लगे हैं, करवा लेना कभी भी आके। सही बात है। अब रोबोटिक में क्या हो गया? अब रोबोटिक इज सेम एज लेप्रोस्कोपी, बिल्कुल सेम। एक रोबोट है, वो पेशेंट के ऊपर लगा हुआ है, आप कंसोल के ऊपर बैठे हो, आप दूर बैठे हो कंसोल के ऊपर, वहाँ पे आप कंप्यूटर में आप मैनेज कर रहे हो, आपको सब कुछ दिख रहा है, मेरे को वो टच करना है, वहाँ पे करंट मारना है, वहाँ पे क्लिप लगाना है, वहाँ पे कटिंग करना है, वो उसको आप ऑर्डर्स दे रहे हो रोबोट। और वो रोबोट अंदर, उसकी फिंगर्स अंदर जा रही हैं आपके, सेम चीज जो आपने इंस्ट्रूमेंट डाले थे, वही इंस्ट्रूमेंट रोबोट के हाथ में इस वक्त है, वो आपको गाइड, अपने आप गाइड हो रहा है, आपके कहे अनुसार गाइड हो रहा है। कर तो ह्यूमन ब्रेन ही रहा है, ह्यूमन ब्रेन हमारा बाहर डॉक्टर का ब्रेन ही कर रहा है, रोबोट नहीं कर रहा है। रोबोट को क्या पता मालूम क्या काटना है, आप सिर्फ कमांड दे रहे हैं। हाँ, प्रिसाइजली कमांड देने के, उसके पास बहुत पतले पतले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपने हल्का सा भी कमांड गलत दिया तो वो गलत करेगा ऑब्वियसली। अब देखें ना, इतने बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट जो है डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फेल, मंगलयान फेल हो गया, कहाँ से हुआ? कहीं ना कहीं आपका जो आपको डायरेक्शन देने वाला था वो गलत हो गया, हल्का सा एंगल गलत हुआ, आप कुछ और काट दोगे, ये काटना है वो काट दोगे। मतलब डॉक्टर्स का रोल अभी भी बराबर है रोबोटिक सर्जरी में। डॉक्टर का रोल तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी की संरचना ऐसी है, भगवान ने ऐसी बनाई हुई है। ये नहीं कहूंगा ये रोज चेंज होती है, परंतु एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट पेशेंट। एग्जैक्टली, पेशेंट्स में डिफरेंट है। नॉर्मल एनाटॉमी सेम है सबकी, नॉर्मल संरचना बिल्कुल सेम है, परंतु जब उसमें कोई बीमारी आ गई, मैं कहता हूँ एवरी केस इज अ न्यू केस फॉर मी। हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। वो आपको जज करना है, आपके इंटेलेक्ट को जज करना है, आपकी कॉन्शियस को जज करना है कि मुझे अब कहाँ पकड़ना है, इसको कहाँ पे काटना है। 70,000 से ज़्यादा ऑपरेशन आप कर चुके हैं, ये आपके लिए एक डेली रूटीन का काम है, लेकिन फिर भी हर दिन एक नया ऑपरेशन रहता है, तो सबसे बड़ा रिस्क कौन सा आपके दिमाग में चलता है? देखिए, मैं वही आपने 70,000 की बात कर रहे हैं, तो इससे डर भी लगता है। एक डर भी क्या लगता है कि मैं तो वो स्टेटमेंट बाबा जी की बहुत उसे मन में अपने कंठस्थ करके रखता हूँ। कहते हैं, टू अटेन इज वेरी इजी, टू मेंटेन इज वेरी डिफिकल्ट। 90.4 ने अटेन कर लिया, अब आपको मेंटेन करने के लिए इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आपको अपनी रेपुटेशन को एक स्तर पे रखना है, ऊपर नहीं भी ले आना, तो उसको एटलीस्ट उस हाइट पे जो पहुंचाया है उसको आपको मेंटेन करना है। वही चीज यहाँ पे भी है। तो आप जब भी नए सर्जरी करने जाते हो, या कुछ भी सर्जरी, चाहे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल भी सर्जरी करने जाते हो, तो मुझे ये पता है मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, कल को नाम खराब ना हो। मतलब अब ये है कि बचाना है अपने आप को। सही बात है। सेविंग, यू हैव टू बिकम अ गोल कीपर नाउ। गोल कर दिए बहुत सारे, परंतु अब जो गोल बचाना भी है बहुत जरूरी ना, अपने ऊपर भी नहीं होना तभी विजय मिलेगी। आप कर दो जितने मर्जी, अगर उतने ही गोल आपके ऊपर हो गए तो आपका वहीं खत्म हो गया, बिल्कुल कल्याण वहीं हो गया। तो उसको भी बचाना है ना, तो यू हैव टू सेव योर ओन स्किन, जिसको बोलते हैं स्किन, अपनी चमड़ी को बचाना है अपनी, उसके लिए वो भी है।
प्लस एक मेंटली आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है पेशेंट के प्रति भी, कम्युनिटी के प्रति भी, कि मुझे कुछ गलत ना हो, भगवान उसकी जो है जो साथ से है भगवान का, वो हमेशा हमेशा चाहिए चाहिए। एनेस्थीसिया जब बॉडी में जाता है तो किस ऑर्गन पर सबसे पहले वो काम करना शुरू करते हैं? हाँ, जनरल एनेस्थीसिया में सबसे पहले वो ब्रेन को जाएगा। अच्छा, ये भी बोलते हैं ना कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाए तो पेशेंट को पानी नहीं पिलाना चाहिए। देखिए, कोई भी एनेस्थीसिया देना हो उससे पहले कहते हैं ना पेशेंट को खाली पेट रखना, पानी भी ना पिए, खाए भी ना। तो एक्सीडेंट हुआ है तो ना जाने उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए।